हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रोनाउन का ही एक और काइंड है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि 10th क्लास में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अच्छा वेटेज मिलता है इसको, और कंपटीशन एग्जाम में भी इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में हु, हुम, हुज, दैट और विच का किस प्रकार से यूज किया जाता है। ये रूल बेस्ड है बच्चों, तो अगर आप इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप एंड तक इसको देखना ताकि आपको इसके रूल्स समझ में आएंगे, किस तरह से आप इनको सबको यूज करेंगे। हाँ, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अलग काइंड को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिखा, सी इज द गर्ल प्लेज फुटबॉल फॉर स्कूल टीम। वह लड़की है, स्कूल टीम के लिए फुटबॉल खेलती है। तो हमने 3 ऑप्शन रखे, हु, हुम और हुज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हु, हुम और हुज है क्या। हु, हुम और हुज रिलेटिव प्रोनाउन है। एक्चुअल में ये 5 होते हैं, हु, हुम और हुज। ये 3 तो होते हैं पर्सन के लिए, और दैट भी पर्सन के लिए भी होता है, और ये अदर जगह भी काम में आता है। जहां पर कि पूरा सेंटेंस डिफाइन किया जाता है वहां पर दैट यूज होता है, उसका आगे प्रयोग करके बताएंगे आपको। और एक है विच। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन पहले अपन ने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, अब हम पढ़ रहे हैं एक अलग काइंड, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट और माई पजेसिव था, वैसे ही इसमें हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और हुज पजेसिव के लिए यूज होता है। हु सब्जेक्ट की जगह, हुम ऑब्जेक्ट की जगह, और हुज पजेसिव की जगह यूज होता है ये। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि जैसे ये हमने लिख रखा है यहाँ पे, सी इज द गर्ल प्लेज फुटबॉल फॉर स्कूल टीम। तो यहां पर क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए, हुम आना चाहिए, या हुज आना चाहिए। यहां पर चूंकि हु आना चाहिए, ये नहीं आएंगे दोनों, हु आएगा। क्यों आएगा हु? एक बात तो ये कि ये हु सीधा सीधा सब्जेक्ट को संबोधित कर रहा है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये सीधा सीधा। तो एक तो ये इसलिए आ रहा है, और ये चीज अगर हमारे समझ में नहीं भी आए तो इसका बहुत सीधा सा एक रूल है समझने का कि यहाँ पर हु आना चाहिए, या हुम आना चाहिए, या हुज आना चाहिए। तो वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि जो भी हम यहाँ पर लगाने का सोच रहे हैं, तो एक बार ये देख लें कि इधर ब्लैंक से पहले जहां पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, उससे जस्ट पहले जो नाउन है वो क्या है, हमेशा उसके एंटीसीडेंट नाउन पर, यानी इससे पहले आने वाले नाउन के ऊपर ही ये चीज डिपेंड करती है। तो सबसे पहले देखिए, इसके पहले जो आ रहा है नाउन, वो क्या पर्सन है क्या? यहां पर व्यक्ति होना चाहिए। और दूसरी शर्त इसकी, ब्लैंक से जस्ट बाद में जहां पर हमें ये भरना है, हु, हुम, हुज भरना है, तो यहां हम देख रहे हैं कि इन 2 चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। उससे पहले क्या है और उसके बाद क्या है। तो हु के लिए कंडीशन है कि पहले व्यक्ति होना चाहिए और जस्ट बाद में वर्ब होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है हु की। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर्सन, हु और वर्ब। ये इसका सूत्र याद कर लें आप, तो ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं, सी इज द गर्ल आई लाइक वेरी मच। यही 3 हमारे पास में ऑल्टरनेट्स हैं।
इनमें से कौन सा यहां आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। सी इज द गर्ल, आई लाइक वेरी मच, क्या आएगा इसमें, इसमें whom आएगा। लेकिन क्यों आएगा whom, कौन सी परिस्थिति ऐसी है जो whom आएगा। तो इस चीज को समझने के लिए वही बात है, ये भी पर्सन से रिलेटेड है प्रोनाउन, और हमें ये देखना है कि इससे पहले पर्सन आना चाहिए। इस सेम दोनों की सिचुएशन बन गई, बोले मैम ऊपर भी पर्सन नीचे भी पर्सन, फिर क्या कैसे पहचान पाएंगे। लेकिन एक और आगे पहचान है ना कि इसके जस्ट बाद में सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा या तो, या किसी का नाम। कौन सा प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर एक बार आप टेबल देखना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा ओनली यहाँ पे, और उसके बाद में वर्ब होगी, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन और वर्ब। अगर ब्लैंक के बाद में है, जहां पे हमें फिल करना है, उसके जस्ट बाद में अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और वर्ब है तो whom आएगा यहां पे। थर्ड एग्जांपल, दिस इज द बॉय, फादर टीचेस अस इंग्लिश। ये तो बनी हुई सी बात है कि who आ गया, whom आ गया, तो अब तीसरा whose ही बाकी है, whose ही आएगा। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे ये, वहां तो अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहां तो ऐसे लाइन से 3 तो आएंगे नहीं, वहां तो कोई एक आएगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हु भरे, होम भरे या हुज भरे। तो उसके लिए भी है वही बात, ये मैंने सबसे पहले बताया था कि हुम और हुज ये पर्सन के लिए आते हैं। हालांकि हुज अलग थिंग्स के लिए भी यूज हो जाता है, हु और हुम तो हमेशा पर्सन के लिए यूज होते हैं, पर हुज अलग कंडीशन में भी यूज होता है। लेकिन पर्सन के लिए अगर हुज को यूज कर रहे हैं हम, तो उसके आगे हमें देखना होगा कि ब्लैंक से पहले पर्सन है और ब्लैंक के बाद में पर्सन, वर्ब और पर्सन है। ये नियम है इन तीनों के, जो कि आप अच्छे से देख लेंगे। पर्सन, whom, सब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। पर्सन, whose, पर्सन, वर्ब, पर्सन। तो जहां भी कहीं आप इन रूल्स को फॉलो करके इनको फिलअप करेंगे ना, तो ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर करते हैं। इट इज सी इज एट फॉल्ट, तो यहां पर क्या आएगा, हु। अब ध्यान देने की बात ये है कि हमारा रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे पर्सन है और यहाँ पे वर्ब है। हमें ये नहीं देखना है कि मैन वर्ब है या ऑक्सिलियरी वर्ब, हमें देखना यह है कि वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में प्लेस था और इसमें इज है, लेकिन है तो वर्ब। तो वो ही बात है, पर्सन और ये वर्ब, ये रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हु आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर द स्मार्टेस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन। तो बहुत स्मार्ट लड़की हो, मैंने आज तक नहीं देखी इतनी स्मार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आज तक मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं उनमें तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो। तो हम इसको कैसे, क्या लिखेंगे यहाँ पे। हम अगर रूल फॉलो करने जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पर्सन है और यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे रखा है। हमने एक रूल में पढ़ा था कि अगर पर्सन हो और सब्जेक्टिव प्रोनाउन आगे आ जाए तो whom भरते हैं हम। लेकिन यहाँ पर एक अलग केस और है, ध्यान दीजिएगा इस बात का कि यहाँ पर इस गर्ल से पहले क्या लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री। और जहां भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री लग जाती है वहां पर हु हुम नहीं, दैट आएगा ऑलवेज। सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज हो जाती है तो वहां पर दैट आएगा हमेशा। ये ध्यान रखने की बात है, याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं और वो हु हुम वाला रूल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे पर्सन को देख के।
इसलिए हमें ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां पे दैट यूज होगा। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ही स्टोल माई पेन आई बॉट यस्टरडे। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं तो हमें सबसे पहले उसका एंटीसीडेंट नाउन देखना पड़ता है। सबसे पहली चीज जो है देखने की वो ये है कि उसके पहले जो नाउन आ रहा है वो क्या है, और फिर उसके बाद हम दूसरी चीज देखेंगे कि ब्लैंक के बाद क्या आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या है। तो क्या है यहाँ पे, माई पेन, नॉन लिविंग थिंग। कोई किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी भी एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, ट्रीज के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या आना चाहिए, विच। अगर ब्लैंक से पहले नॉन लिविंग थिंग है तो हम क्या भरेंगे, विच भरेंगे। ये ध्यान रखने की बात है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। तो अब हम एक और अलग तरह की चीज सीखते हैं। इट इज सी हर हु रिसीव द गोल्ड मेडल। हु का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा पहले। अब हम थोड़ा अलग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, इट, इसके बाद में क्या आया, इज, और फिर क्या आएगा आगे, इन दोनों में से क्या आएगा। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि जब भी कभी इट इज आता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे अक्सर सोचते हैं सेंटेंस शुरू हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब आ गई, और वर्ब के बाद तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो वो सीधा हर को टिक करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए इट इज यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। क्या है, इंट्रोडक्टरी वर्ड। वो सिर्फ परिचय देता है, दे रहा है, किसका, शी का। और यहां पर शी आएगा। हमेशा याद रखिए जब भी कभी इट इज आता है तो इट इज के बाद में नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आता है हमेशा। कौन सा प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्टिव। फिर कह रही हूं कि आप वो टेबल पढ़ेंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो सी क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि इट इज अपने आप में कुछ भी नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं है। इट इज सी, ये तीनों मिलके सब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ओनली सी है और ये इट इज इसके इंट्रोडक्टरी वर्ड है। लेकिन एक समझाने की दृष्टि से मैं बता रही हूँ कि इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है कि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसका परिचय दे रहे हैं। इट इज सी, ये वो है हु रिसीव द गोल्ड मेडल, जिसने की गोल्ड मेडल रिसीव किया है। तो यहां पर इट इज वर्ड ओनली इंट्रोड्यूस हर, सी को बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि इट इज सी। तो जब भी कभी इट इज आएगा तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज होगा। दूसरा केस, इट वाज ही। अब चाहे इज आए चाहे वो जाए, बात वही है। इट इज आए चाहे इट वॉज आए, प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव ही आएगा। बाकी हु का रूल तो आपने देख ही लिया है, वो तो मुझे बताने की, वापस बताने की जरूरत ही नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। पर यहाँ हु वाले नियम में ये बात लागू नहीं होती कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही हो। वहां पे ये बात लागू होती है कि पर्सन होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन यहाँ इट इज वाले में ये बात लागू होती है कि यहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इट इज, इट वॉज वाले में ये लागू होता है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही काम देगा। अब एक और आगे बढ़ते हैं। इफ आई वर, तो इफ आई वर ही, हिम, आई वुड टीच हिम। यहां पर एक कल्पना करी गई है, एक कंडीशन रखी गई है कि काश उसकी जगह मैं होता तो मैं ये करता। कभी कभी आपने सुना भी होगा, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं बर्ड होता तो मैं आकाश में, आसमान में उड़ता। तो ऐसे ही ये कंडीशन है। लेकिन हमें अभी उस चीज को नहीं देखना है कि हमने क्या कल्पना करी है, क्या नहीं करी है। हमने तो सिर्फ
ग्रामर के रूल समझने हैं जो कि आपको एग्जाम में सही सही क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। यहां पर देखिए, इफ आई वर ही, यदि मैं होता, क्या होता, वह होता या उसको होता, क्या होता? आई के किससे, आई की तुलना किससे करी जा रही है? सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करी जा रही है। इफ आई वर ही, हिम नहीं आएगा यहाँ पे। जब भी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आए तो ध्यान देना, ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। इफ आई वर ही आई वुड टीच हिम, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं उसको पढ़ा देता। एक और एग्जाम्पल, सी इज बेटर देन मी, आई, क्या आएगा? सी इज बेटर देन मी आएगा या आई आएगा? हम बोलते तो यही हैं कि सी इज बेटर देन मी। बोलने की इंग्लिश और लिखने की इंग्लिश बहुत अलग अलग है। बोलने में हमें ये देखना होता है कि फ्लुएंसी कैसे बन रही है, प्लस रिदम कैसे आ रही है सेंटेंस में। तो यहां पर अगर हम बोलते हैं सी इज बेटर देन मी, तो सी और मी का रिदम मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है सेंटेंस। लेकिन राइटिंग में और स्पेशली अगर हम ग्रामर सॉल्व कर रहे हैं उसमें तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ही चलना पड़ेगा आपको। वहां पर हमें वो नहीं देखना कि सेंटेंस सुंदर किससे लग रहा है, वहां पर तो ये देखना है कि एक्यूरेसी कहाँ आ रही है। तो हमें यहाँ पर ये एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो देन है ये एक कंजक्शन है। देन क्या है? एक कंजक्शन है, जो टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। देन एक कंजक्शन है, और कंजक्शन की ये खास बात होती है कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम, संतुलन बना के रखता है। अगर उसके इधर सब्जेक्ट है तो उसके साथ दूसरी तरफ भी सब्जेक्ट ही होगा। अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर नाउन है तो वो दूसरा भी नाउन ही लेगा साथ में। अगर फ्रेज है तो फ्रेज ही लेगा साथ में। कंजक्शन बहुत लॉयल पार्ट ऑफ स्पीच है। वो बिल्कुल साफ सुथरा है, ऑनेस्ट है। जो एक साइड होता है वही उसके दूसरे साइड होता है। तो यहां पर सी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आई। भले ही हम बोलने में मी बोलते हैं, लेकिन मी गलत है। वो बोलने में अच्छा लगता है लेकिन वो गलत है। यहां आएगा आई। इसको हम थोड़ा सा और अगले एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी नोज यू बेटर देन मी, आई। अब थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर तो सिर्फ थर्ड पर्सन था और एक फर्स्ट पर्सन था, यानी दो ही तरह के प्रोनाउन थे यहां पर। और यहां अब आ गए तीन, सी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। हाँ, तो इस सेंटेंस में देन क्या है? एक कंजक्शन है। और हमने पहले ही बहुत अच्छे से ये बात देख ली कि कंजक्शन बहुत ऑनेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और अगर इसके इधर ऑब्जेक्ट है तो ये इधर भी ऑब्जेक्ट ही लेगा, इधर सब्जेक्ट है तो ये इधर भी सब्जेक्ट ही लेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो घबराना नहीं है अपन लोगों को। अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे कि सी नोज यू बेटर देन मी, तो यहाँ पर यू एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो हम मी को ले लेंगे। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि सी नोज यू बेटर देन आई, यहां पर आई भी तो आया है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्टिव को आई को ले लेंगे। तो कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो हम आपका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ना तो ये ए ही सही है ना ये बी सही है, क्योंकि अगर हिंदी में इसका अर्थ हम समझें, इस सेंटेंस का अर्थ, तो क्या होता है? सी नोज यू बेटर देन मी, वो तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानती है। जानती वो मुझे भी है लेकिन तुझे मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती है। अब अगर हम देखते हैं दूसरी तरफ से कि सी नोज यू बेटर देन आई, तो यहां पर क्या है कि वो तुमको जानती है और मैं भी तुमको जानती हूं, लेकिन वो ज्यादा बेटर जानती है तुमको मेरी वजह। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन अगर आ जाता है तो आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये देख लें कि कंजक्शन है यहाँ पे, और कंजक्शन क्या ले रहा है?
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट भी ले रहा है। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, और इधर भी दोनों चीजें हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर हमेशा सी ही आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके पास अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।